चलें शुरू करते हैं। अच्छा भाई, मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कहा था, बेसिकली क्लास की शुरुआत यहाँ से है। मैंने आप सबको ये कहा था कि आप ऊपर की सिचुएशन को देखें और आप इस सिचुएशन का इम्पैक्ट बताएंगे आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। तो जैनब बताओ क्या एवेल्यूएट किया? गोइंग कंसर्न का इशू है। एंड हाउ यू आर सेइंग दैट देयर इज अ गोइंग कंसर्न इशू? सही है। और सप्लायर्स ने भी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था और वो भी था फाइनेंसिंग की भी मसले हैं। नेक्स्ट 12 मंथ्स में कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल गोइंग कंसर्न इश्यूज हेयर, ऐसा ही है? तो यानी सर अगर हम देखें, रीड करें सप्लाई करना, तो अच्छा ये वो सारे गोइंग कंसर्न के चैप्टर में जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं वो सब एक एंटिटी पे आ गए, ऐसा ही है ना? जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले 12 महीने कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। चलिए जी सर, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है। अभी वो देखते हैं ना कि अप्रोप्रिएट है या नहीं है। हमने कहा क्लैरिनेट हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन प्रीवियस ईयर, अब तक अच्छा परफॉर्म कर रही थी। करंट ईयर में न्यू कॉम्पिटिटर आया, ड्रम डिजाइन कंपनी, और मार्केट उसकी तरफ स्विच होने लग गई। वन ऑफ द क्लैरिनेट लार्जेस्ट कस्टमर, ये जो कहानी है ना, ये लिखने की बात होती है। कस्टमर के चले जाना इशू नहीं है, लार्जेस्ट कस्टमर जाना इशू है, ऐसा ही है। हैज स्टॉप्ड ट्रेडिंग विद देम एंड हैज मूव टू बिजनेस टू ड्रम। इन एडिशन अ नंबर ऑफ क्लैरिनेट स्पेशलिस्ट डेवलपर, यानी सर की एम्प्लॉइज आपके जा रहे हैं, और की एम्प्लॉइज के जाना और उनकी रिप्लेसमेंट का ना होना गोइंग कंसर्न इश्यूज की अलामत है। क्लैरिनेट हैज फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिप्लेस दीज एम्प्लॉइज, यानी कुछ लोग होते हैं जिनको रिप्लेस, जैसे तुम्हारा भाई, ऐसा ही है ना? खैर, अच्छा देखें, क्लैरिनेट हैज जस्ट रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम इट्स मेन सप्लायर हु प्रोवाइडेड द कंपनी विद स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैज सीज्ड टू ट्रेड। यानी सर कितने फैक्टर्स आ गए? 3। तो हम ये कहेंगे क्लैरिनेट मेजर कस्टमर हैज मूव टू कॉम्पिटिटर, ऐसा ही है। क्लैरिनेट का मेजर कस्टमर जो है सप्लायर हैज सीज्ड ट्रेडिंग विद द कंपनी, ऐसा ही है। की एम्प्लॉइज हैव मूव टू, हाँ भाई, की एम्प्लॉइज कहाँ मूव कर गए? कॉम्पिटिटर, ऐसा ही है। एंड क्लैरिनेट इज अनेबल टू आइडेंटिफाई द रिप्लेसमेंट। अच्छा, ये लिखने का तरीका है। अच्छा, क्या ये मैंने अपने दिमाग से लिखा है सवाल से? खाली सवाल का चुनाव जो है वो अल्फाजों का वो करके यहाँ पे चिपका दिया। मैंने कहा क्लैरिनेट मेजर कस्टमर हैज मूव टू द कॉम्पिटिटर सप्लायर सीज टू ट्रेड विद द कंपनी एंड की एम्प्लॉइज हैव मूव टू द कॉम्पिटिटर एंड क्लैरिनेट इज अनेबल टू आइडेंटिफाई देयर रिप्लेसमेंट, ऐसा है भाई? ये हमने, अच्छा देखो क्या, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अवर सिचुएशन। तो पहले तो डिस्कशन कर रहे हैं हम कि ये हुआ हुआ है। अच्छा, एक और चीज फिर हमने कहा कि सर क्लैरिनेट इज लुकिंग टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट टू डिफरेंशिएट सेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर, ये नया मंजिल लाना चाह रहा है। इट हैज अप्रोच्ड इट्स शेयर होल्डर टू फाइनेंस द डेवलपमेंट, हाउएवर दे डिक्लाइन टू इन्वेस्ट फर्दर। क्लैरिनेट लोन इन लॉन्ग टर्म एंड इट हैज मेड ऑल रीपेमेंट, यानी अब तक जो सारी पेमेंट्स है वो कैसे हुई हैं? टाइम पे हुई हैं, अब तक कोई ब्रीच नहीं है। द ओवरड्राफ्ट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर एंड द डायरेक्टर्स हैव इन्फॉर्म कि अब उसके रिन्यूअल की बारी आ गई है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपने रनिंग फाइनेंस लिया हुआ है और आपने बैंक से ऑलरेडी शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है। कौन सा लोन? शॉर्ट टर्म। अच्छा, अब जब साल खत्म होता है तो साल खत्म होने पे आप बेसिकली बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं यार इसको वापस से रीन्यू कर दो, मुझे अगले साल के लिए फिर से फैसिलिटी चाहिए। अब वो रीन्यू करेगा या नहीं करेगा ये एक सर्टेन नहीं है और अलग बात है, सही जी। और वो कॉन्फिडेंट है कि रीन्यू हो जाएगा। आगे, डायरेक्टर्स हैव प्रोड्यूस अ कैश फ्लो फोरकास्ट which shows a significant worsening position over the coming 12 months. They are confident with the new products being developed and in the light of their trading history of the significant growth,
believe it is unnecessary to make any disclosure in the financial statement regarding going concern. The very key thing in this question, डायरेक्टर्स का यहाँ पे चांस ये है कि क्योंकि उनके पास एक प्लान है, उन्होंने अपनी गोइंग कंसर्न असेसमेंट की हुई है और वो कह रहे हैं कि हम अच्छी तरफ चले जाएंगे, मूव हो जाएंगे, ये उनका विश्वास है। सही है जी, आगे देखते हैं। एट द ईयर एंड Clarinet received a notification from one of its customers that the hardware installed by the Clarinet for the customer's online ordering system has not been operating correctly. जो इन्होंने बेचा था कंप्यूटर वो उनके पास सही काम, इन्होंने जब इंस्टॉल किया तो उसमें मेल फंक्शनिंग हो गई, कस्टमर्स के ऑर्डर चले गए तो उनका बिजनेस लूज हो गया। किसका? कस्टमर का। सही है जी। As a result, the customer has lost significant revenue and has informed Clarinet that they intend to take legal action against them for loss of earnings. Clarinet has investigated the problem post year end and discovered that the work in progress similarly affected. Inventory should be written down. The finance director believes that the misstatement was identified after the year end, तो वो बाद में इसको करेंगे। क्या ये एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है? एडजस्टिंग इवेंट है। आपको कैसे पता भाई? कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। तो सर हमने ये कहा पहले तो हम इवेल्युएट कर रहे हैं सिचुएशन को, तो हमने शुरू कहाँ से किया? Clarinet major customer has moved to the competitor, supplier has ceased trading with the company and key employees have moved to the competitor and Clarinet is unable to identify the replacement. All the above factors, हाँ भी कोई अंग्रेजी ऐड करेगा? वेरी गुड यार। इंडिकेट्स नहीं, अब सही लिख के बताएं। कंपनी नहीं, इसकी एक आयजा में ही तुम्हारी लाइन लिखी हुई है, देखो। अब ऑल द अबव फैक्टर इंडिकेट दैट देयर इज अ ये सारे फैक्टर्स मुझे बता रहे हैं कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, या ऑल्टरनेटिवली जो आपने लिखा, ऑल दीज फैक्टर्स इंडिकेट्स दैट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी और या तो गोइंग कंसर्न इश्यूज। पर अगर आप वो अल्फाज लिखते हैं ना कि देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो वो ज्यादा वजन रखती है, क्योंकि वो अल्फाज का चुनाव आपने कहां से किया है? आयदा से। क्योंकि आपको भाई देखो ये सारे फैक्टर्स बिल्कुल तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है। क्या अभी कंफर्म हो चुका है? किसी ने लिख दिया ना। देखो अब मैं बताऊं क्यों कह रहा हूं ये गोइंग कंसर्न इश्यूज की बात, मैं इसलिए डिस्करेज कर रहा हूं आप लोगों को कि गोइंग कंसर्न इश्यूज का मतलब है कि आप ये श्योरिटी से कह रहे हैं कि गई कंपनी। देखो अभी उनके पास प्लान तो है ना। गोइंग कंसर्न पक्का ठप्पा कब लग जाता है? जब आपको पता है कि गई कंपनी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कैश फ्लोज में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो तो खैर पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। जाते पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल हुआ क्या, कोविड जब आया था तो कोविड के बाद अभी जो इम्पोर्ट भी बैन हुए क्योंकि एक्सचेंज रिजर्व हमारे क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। तो जाहिर सी बात है अगर और इम्पोर्ट कराएंगे तो पैसे और जाएंगे, फॉरेन करेंसी डेफिसिट और हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो PIBTL क्या करता था कि भाई जो जैसे लेट से सीमेंट कंपनी है, सीमेंट कंपनीज जो है सीमेंट बनाती हैं प्लांट से, प्लांट चलता है कोल से। तो PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल एक वाहिद ऐसा टर्मिनल है पोर्ट के ऊपर जो कोल हैंडलिंग में मदद करता है। यानी शिप से जब कोल आता है ना तो वेसल्स लगते हैं, वेसल से कोल आता है, रिफाइन होता है और फिर ट्रक में लोड होकर कहाँ जाता है? सीमेंट कंपनीज। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू इंपोर्ट बैन हो जाए तो क्या PIBTL कमा पाएगा? उसका तो रेवेन्यू इस पे बेस करता है कि कुछ कोल इंपोर्ट हो तो मैं कमाऊंगा। तो वो क्या करता था, पर मैट्रिक टन के हिसाब से कस्टमर से चार्ज करता था डॉलर में फीस। तो चलो भाई वो डॉलर में चार्ज तो करता था, मैं भी मना नहीं कर रहा, पर अब चार्ज तो तब करेगा ना जब कुछ आएगा। हुआ क्या, इससे इस साल इकोनॉमिक एक्टिविटी का डाउनफॉल आ गया, उसका डेट कोवेनेंट भी ब्रीच हो गया। डेट कोवेनेंट में एक चीज़ लिखी हुई थी, इफ़ यू फेल टू पे या डिस्चार्ज एनी सिंगल इंस्टॉलमेंट, आपका डेट कोवेनेंट आप सारे पैसे देंगे। ये सारी कहानी हुई है ईयर एंड से पहले।
ये सारी कहानी हुई है। तो एक अगर जैसे आप लोग बैठे हुए हैं तो आप तो CFO को जाके बोल देंगे तुम नहीं चल सकते बेटा, गए तुम, खत्म, तुम्हारी कहानी अब खत्म। बोलेगा भाई मतलब ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, हमारे पास प्लान है। तो मैंने ये नहीं कहा CFO को कि यू आर नॉट अ गोइंग कंसर्न, मैं कह रहा हूँ देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी, देयर इज अ अनलेस यू योरसेल्फ से कि खत्म, हम लिक्विडेट कर रहे हैं कंपनी को, बैंक आके लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं, तो ये कंफर्म ठप्पा हो जाता है कि गई कंपनी। पर क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ है? वो बोलता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड तब नहीं होती है जब आइदर कंपनी इंटेंस टू लिक्विडेट या लिक्विडेशन शुरू हो चुकी हो। बात समझ आ रही है? तो यहां पे ऐसा हुआ ही, अभी हालात वाकयात हैं, उसके बाद प्लान है। तो ऐसी कंपनी के पास जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उनके पास प्लान था। उन्होंने हमें कहा कि भाई हमारा अब जो है वो इंपोर्ट पे बैन हट चुका है, हमारे पास ऑर्डर्स रिवाइव हुए हैं। तो मैंने कहा आप तो कह रहे हो, आप तो कहोगे मैं इतने टाइम में इतने सारे ऑर्डर्स कर लूंगा, बीच में फिर इंपोर्ट बैन हो जाए, अभी भी अनसर्टेनिटी है, अभी भी। अच्छा एक तो देखो आपको ये भी चीज़ सिखानी थी ना गोइंग कंसर्न में मैंने, कि एक तो होता है पक्का पता है कि गोइंग कंसर्न का मसला है, एक ये होता है कि शक है कि हो सकता है कि यार सही हो जाए, हो सकता है, दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अच्छा इतने सारे ऑर्डर्स आ गए, प्री बुकिंग्स हो गई हैं कि अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, तो मटीरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं होती। तो मटीरियल अनसर्टेनिटी बीच का रास्ता है दो चीजों के, हो भी हो सकता है अभी सही है पर कुछ मसला है जिसकी वजह से हम अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर दे रहे हैं। पहले तो दोनों में फर्क समझ आया? चलिए जी खैर, तो इस केस के अंदर आप सब मुझे बताएं बच्चों, क्या हम ये कहेंगे कि गोइंग कंसर्न नहीं है कंपनी, मटीरियल अनसर्टेनिटी है? तो हमने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? ऑल द अबव फैक्टर्स इंडिकेट दैट देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, अनलेस के मैनेजमेंट खुद कहते हैं हम तबाह हो गए, हम बंद कर रहे हैं कंपनी, तो वो तो इटसेल्फ लिक्विडेट कर रहे हैं, तो अगले 12 महीने कंपनी नहीं चलेगी। तो फिर अकाउंट्स कैसे बनेंगे? गोइंग कंसर्न पे, नॉन गोइंग पे? नॉन गोइंग पे सब एसेट्स, करंट एसेट्स में सब लायबिलिटीज, और NRV बेसिस पे अकाउंटिंग हो जाएगी। अब पहले बताओ यहां तक कहानी क्लियर है? एक तो ये हो गया, सही है। फर्दर subsequent to the year end, a defect in inventory has been identified, ऐसा ही है ना, डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है, सही है। अच्छा, एंड कस्टमर हैज थ्रेटेंड, हाँ भाई क्या किया उसने? टू फाइल लीगल क्लेम, सही है जी। अच्छा अब हमने कहा सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड मुझे डिफेक्ट पाया गया इन्वेंट्री के अंदर, सही है जी, और कस्टमर ने क्या किया? लीगल क्लेम फाइल करने की धमकी दी है, ऐसा है। चलिए जी, एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी, अब हमने कहा कि भाई जब इन्वेंट्री डिफेक्टेड है, और हमने ये कहा कि भाई डिफेक्ट इन इन्वेंट्री पता कब लगा है? ईयर एंड के बाद, बट सेल कब की थी? ईयर एंड से पहले। तो मैंने ये कहा कि सम WIP also includes defected material या inventory which needs to be written down to NRV, ऐसा ही है। पर ऊपर देखो वो क्या कह रहा है? But the belief of finance director is not correct as condition for default existed at year end, यानी year end पे condition exist करती थी, due to which this is a adjusting event. If directors does not adjust the financial statements, this will constitute a misstatement, ऐसा ही है। क्या ये evaluation हो गई? ऐसा है। चलिए जी, पहले बताओ ऑनलाइन वालों, ये कितने लोगों ने दोनों पिक कर ली थी बातें? वेरी गुड।
गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट, देखो इसमें खुला ग्राउंड है। अब जब खुला ग्राउंड होता है ना, वेरी गुड यार बच्चों, आप बात समझें। अब जब खुला ग्राउंड होता है ना, तो फिर आप ये कहेंगे दो चीज़ें, इसमें पूरा गोइंग कंसर्न का चैप्टर लिखना है आपने। कैसे, ज़रा बात समझें। मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर ली है, मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर ली है। अच्छा, इफ आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, मैंने इवेल्युएट किया ना, कि मैंने इवेल्युएट करना है कि भाई जो उसने कैश फ्लो बनाया वो सही है। अच्छा, मैं कैसे इवेल्युएट करूंगा, वो कोर्स ऑफ एक्शन है, वो प्रोसीजर्स हैं, वो दूसरा पार्ट है। मैं तो कह रहा हूं अभी आप रिपोर्ट पे इंपैक्ट देख रहे हैं, नहीं है बात समझ। दो चीजें ना, मैंने कहा भाई ये हालात वाकयात हैं, अब ओपन ग्राउंड है तो आपने हर चीज बतानी पड़ेगी, हर चीज बतानी पड़ेगी, ऐसा है। अच्छा, अब मैंने कहा इफ आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन the auditor concludes that there is no material uncertainty and going concern assumption is appropriate। हाँ भाई, पहला केस मैंने क्या बताया, इफ आफ्टर इवेल्युएशन, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इंपैक्ट ऑन audit report discussion. If after evaluation of going concern assumption the auditor concludes that there is no, इसको हम बाद में रखते हैं, इसको पहले रखते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड भी ऐसे ही बोलता है ना। concludes that the going concern assumption is appropriate and no material uncertainty exists, तो क्या करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, द ऑडिटर विल इशू अनमॉडिफाइड रिपोर्ट या ओपिनियन, ऐसा है। एंड प्लस वी कैन गिव अ कैम इफ वी हैव वर्कड अलॉट ऑन इट, सही है ना। ईयूएम नहीं दे सकते, डिस्क्लोज ही नहीं हुआ होगा कुछ, तो ये गेम हो जाएगी। ऐसा है, ऐसा है भाई, पूरा गोइंग कंसर्न का चैप्टर आ गया, बिल्कुल ऐसा ही है जी जानी। नहीं तो अभी इवैल्यूएशन तो कर रहे हैं ना, अभी एक एक, नहीं देखो पहले एक एक करके अभी दो मसले हैं इसमें, पहले एक मसले को हल करेंगे फिर दूसरे मसले पे जाएंगे ना। यानी आपने डिस्कस, देखो अगर आप ये सोचो कि आप प्रैक्टिकली बैठे हुए हो किसी क्लाइंट पे, वहाँ पे ये मसला आ गया, तो क्या पहले मटीरियल मिसस्टेटमेंट का जिक्र करोगे या बड़े मसले का? अच्छा, बड़ा मसला कौन सा है, गोइंग कंसर्न, तो पहले एक बला से तो निकलो, फिर आप बोलोगे चलो आप मिसस्टेटमेंट की भी बात कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? चले जी, अब मैंने कहा दूसरा केस, इफ आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन द ऑडिटर कंक्लूड्स, हाँ भाई, ऑडिटर कंक्लूड्स दैट गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट एंड मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, द ऑडिटर, प्लीज सुनना, आप क्या लिखेंगे, नहीं, इफ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो फिर हम ये कहेंगे द ऑडिटर will request the management to include disclosure relating to material uncertainty relating to going concern। अच्छा, बस ये हो गया। अभी दो सिचुएशंस हैं, ये सवाल ऐसे ही नहीं था बाबू, तीनों कैसे, देखो भाई खुला है ना। तो अब मुझे बताओ, ये सवाल उसने बेसिकली बनाया पूरा गोइंग कंसर्न के चैप्टर के लिए था, तो इफ यू वांट टू रिवाइज अ गोइंग कंसर्न चैप्टर, ये एक सवाल कर लो। अब कोई ऐसा जिसने यहां तक भी पहुंचाया उस सवाल को, पहुंचाया था? अच्छा, अब हम यूं कर लेते हैं ना, हम डिस्कशन कर लेते हैं, चलो आ जाओ। मुझे एक बात बताएं, आप खुद देखें, सामने आपके सामने की चीज़ है, सही है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है कंफर्मिटी के साथ कि गोइंग कंसर्न नहीं है या एंटिटी? नहीं देखो, जैसे मैंने आपको PIBDL की एग्जांपल दी, तो उसमें क्या इंडिकेशंस कम थी या ज़्यादा थी?
तो वो यही तो कह रहा है, पर वो क्या कह रहा है, दे आर कॉन्फिडेंट विद द न्यू प्रोडक्ट बीइंग डेवलप्ड इन द लाइट देयर ट्रेडिंग हिस्ट्री ऑफ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। देखो गोइंग कंसर्न का मतलब पता है क्या है मसला, कि अगले 12 महीने सर्वाइव नहीं करेगी। देखे ना, नहीं एंटिटी तो कुछ भी बोले ऐसा भी नहीं है, उस पर विश्वास कर लेना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, डायरेक्टर्स हैव प्रोड्यूस अ कैश फ्लो फोरकास्ट विच शोज सिग्निफिकेंटली वर्सनिंग पोजीशन ओवर द कमिंग 12 मंथ्स। वो ये नहीं कह रहा कि 12 महीने चल नहीं सकती, पर बोल रहा पोजीशन वर्स हो रही है। वो यहाँ खेल गया है। वो ये नहीं कह रहा कि आपकी पोजीशन ऐसी है कि एंटिटी कैन नॉट सर्वाइव। हाँ हो सकता है लॉसेस में आ जाए, पर वो फिर उस टाइम के बाद से रिवाइव होना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। तो आपने उसके प्लान्स को पहले देखना है ना। अब इसमें इस पूरे सवाल को पढ़ के मुझे कहीं से ये तो नहीं पता लग रहा कि कंपनी पक्का पक्का गई, ऐसा है ये तो नहीं लग रहा। तो देखो ये सारी चीजें वो कह भी रहा है कि भाई दे आर कॉन्फिडेंट विद द न्यू प्रोडक्ट बीइंग डेवलप्ड इन द लाइट ऑफ ट्रेडिंग हिस्ट्री, अननेसेसरी टू मेक एनी डिस्क्लोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी गोइंग कंसर्न। तो हमने क्या कहा, इसी के बेस के ऊपर मैंने कहा भाई हम रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ अब देखो ना यहाँ पे सारी चीजें आ रही है ना। अब मैंने कहा कि जब पूरी कंडीशन असेस कर ली मैंने, अच्छा असेस कैसे की वो दूसरा पार्ट है, असेस कैसे की वो दूसरा पार्ट है। मैंने कहा कि भाई मेरी असेसमेंट के बाद मैं ये नतीजे पे पहुंचा कि आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन सही है, आप चल सकते हैं अगले 12 महीने, पर अनसर्टेनिटी है, मुझे शक है। तो ये आपके शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए बात। तो मैं उससे क्या बोलूंगा, तुम मना कर रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप डिस्क्लोजर डाल दें। अच्छा अब इसके बाद कितनी चौरंगियां निकलती हैं, 2। इफ, हाँ भाई बताएं आप, इफ मैनेजमेंट एग्रीज टू डिस्क्लोज, हाँ भाई, देन ऑडिटर विल गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एम्फेसिस नहीं, गलत फंस गया ना यहाँ पे, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा, वो यहीं तो आता है, बात समझ आई? यस तो अब उसने एग्रीज टू डिस्क्लोज किया, देन द ऑडिटर विल गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्लस मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू। तो ये बेसिकली रिपोर्ट के इम्पैक्ट तो डिस्कस कर रहे हो, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, ऐसा है। चलिए जी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम कहें इफ मैनेजमेंट देन ऑडिटर, और जिसमें आपका और डिपेंडिंग के वो कितनी मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, परवेजिव होगी तो एडवर्स, ऐसा ही है। तो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि वो उसकी जो इंटेंसिटी है अनसर्टेनिटी की, क्योंकि अनसर्टेनिटी भी तो कोई बेसिस होंगी ना कि भाई अनसर्टेन हूँ, इतना अनसर्टेन हूँ कि पता ही नहीं है। एडवर्स जानी चाहिए बिल्कुल, पर हम ओपन एंडेड है ना, दोनों बता दिए। ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात क्लियर है? अच्छा चलें, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, ये तीसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या है? इफ आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ गोइंग कंसर्न assumption the auditor concludes that going concern assumption is not appropriate। हाँ भाई अब हम कह रहे हैं नॉट अप्रोप्रिएट एंड मटीरियल, तो ये तो बात ही नहीं आती, सही जी, नॉट अप्रोप्रिएट। और हमने कहा देन द ऑडिटर विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एफएस ऑन नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस, ऐसा है। तो अगर तो यहां पे भी 2 केसेस हैं कि सर इफ मैनेजमेंट प्रिपेयर्स एफएस ऑन नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस, देन ऑडिटर विल गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन
प्लस EOM आएगा, पक्की बात है, देख लो। ओके, अब अगर मैं कहूं इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रिपेयर FS ऑन नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस, ये लिखेंगे ना, गलती से चिपका नहीं ना, गोइंग कंसर्न बेसिस, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे अगर नहीं बनाती, देन ऑडिटर विल गिव एडवर्स ओपिनियन। ऐसा है। चलो एक सवाल आपसे, अच्छा ये तो सवाल की पहली रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, और उस पहली रिक्वायरमेंट में आपने पूरा गोइंग कंसर्न का चैप्टर लिख दिया, ऐसा है, पर छापना भी सिचुएशन के हिसाब से, याद होगा तो छापोगे ना, सही है। खैर, हाँ बिल्कुल तकवा ऐसा है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ओके अब इम्पैक्ट पे आएंगे। अब अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, ये तो बात हो गई यहाँ तक की डन। इसमें मुझे बताओ, जो अगर मैनेजमेंट ने FS नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाया और आपने ऑल टुगेदर एडवर्स ओपिनियन दे दिया, आप EOM देंगे? कैम तो बोला ही नहीं मैंने। नहीं, आप बोलेंगे EOM इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। कल भी बोला था, फिर भूल गए, कल भी ये याद दिलाई थी बात। EOM इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ, और आप याद करें EOM में लिखा हुआ है कि जिस मैटर की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई होगा तो वो वहां आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा है। अच्छा भाई शाजिल कह रहे हैं कि सर, अच्छा काशिफ कह रहे हैं जिनके लेक्चर कंप्लीट नहीं, जिनके लेक्चर कंप्लीट नहीं वो पहले पूरे लेक्चर लें और फिर यहाँ तक पहुँचे। देखो मैं तो हिस्ट्री रकम कर रहा हूँ ना, कि मैं तो 2 महीने पहले शुरू करा दिया था, तो ये इसी वजह से कराया था कि आपकी आंखें टाइम पे खुल जाएं। देखो इन ऑडिट देयर इज नो यूज टू डू प्रैक्टिस सेशन इन द मिड ऑफ फरवरी। कैलकुलेशन का सब्जेक्ट तो नहीं है ना कि हाथ साफ हो जाएगा, याद भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो ये आपको आज पता होना चाहिए ताकि पूरा महीना आपको डेफिशिएंट एरियाज पता लग जाए जिस पे आप काम कर लें। क्लियर है? वो तो सारी लग रहे हैं। अच्छा, मैंने इम्पैक्ट क्वेश्चन का हिसाब से आइडेंटिफाई करके लिखा था गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्टेड। नहीं समझा नहीं तुम्हारी बात शाजिल, ये लिखना है जो मैंने बता दिया, सही है। अच्छा आपने क्यों उसमें मतलब इतनी लंबी की इस सवाल में? ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड है, ये बात याद रखिएगा, ओपन एंडेड है इसलिए। हाँ अभी करेंगे ना, पहले बिल्कुल अभी करेंगे जी। हाँ ना, अब देखो इस सवाल के अंदर आप देखो, क्योंकि एक कहीं मुझे ये नहीं पता लग रहा ना कि एक जगह पे वो मना कर रहा है, तो यानी अब हमारे पास ओपन एंड है। वो बोल रहा है रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताओ। अब मुझे ये भी नहीं पता ना कि इस सवाल के अंदर, अच्छा इसमें अगर मैं लिख देता, तुम लोग सब बताने थे मेरे बच्चों, इस सवाल में अगर मैं ये लिख दूं, तुमने बता दिया तो मजा आ जाएगा, मतलब वसूल हो जाएगी मेहनत। इस सवाल में मैं लिख दूं ऑडिटर कंक्लूडेड दैट गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अगर ये मैं लाइन इस पूरे सवाल में लिख देता, पर तुम्हें लिखी हुई दिख रही है, मतलब ऑडिटर ने अब तक ये किया नहीं है। तो मतलब अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी से वापस से, मैं अगर सवाल में लिख दूं बट हाउएवर इन द ऑडिटर्स ओपिनियन गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अब रिपोर्ट पे इंपैक्ट बताओ, तो क्या ऊपर की कहानी आ गई या गायब हो जाएंगी? तो बस अब आप ये बोलेंगे कि रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज। अब डिस्क्लोज करता है तो क्या होगा, नहीं करता तो क्या होगा, कहानी खत्म। नहीं है बात समझ? ऊपर नीचे सब हट जाएगा। तो ये सिखाना चाह रहा हूं, बात समझ आई? अब ये तो प्रैक्टिकली वही बात हो गई कि तुमने गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर ली है, फर्म में बैठे हुए गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर ली, वैलिड है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है? वैलिड है, सही है जी। मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, आप क्लाइंट के पास जा रहे हो, बोला नॉन गोइंग कंसर्न पे बना देना, बोला कि भाई क्या चरस वरस लगा के आए, नॉन गोइंग कंसर्न बना दी, कैसी फजूल बातें कर रहा है। अच्छा तो एक काम करना, असेसमेंट कर लेना। तो बोले यार कैसी बातें कर रहा है, मतलब ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ना, जो यही करोगे ना।
असेसमेंट कर चुके हो, वो भी कर चुका, तो तू बोलेगा तू मुझे फिर क्यों बोल रहा है असेसमेंट करने को, तो वो बात उससे करोगे नहीं। नीचे नॉन गोइंग कंसर्न पे बनाने वाली बात करोगे उससे नहीं, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा क्या उसको ये बोलोगे डिस्क्लोज कर ले यार, ऐसा है, तो फिर यही बात करोगे ना उससे। अब वो सब असेसमेंट हो चुकी है, तुमने भी कंक्लूड कर लिया, मीटिंग हो चुकी है, तुम जाके बोल लो यार नॉन गोइंग कंसर्न पे बना दे प्लीज, बोला भाई क्या मतलब चरस लगाई है। तो यही तो प्रैक्टिकलिटी है, यही तो सिखा रहा हूं कि जहां मौजूद हो वहां की बात करो। अब जैसे तुम अब उसको यूं समझो कि तुम क्लाइंट पे गए और क्लाइंट पे जाने के बाद तुम कह रहे हो कि यार ये हालात वाकया था, तो शुरू से ही काम करोगे ना कि एवेल्युएट करोगे, है नहीं है, क्या होगा, है क्या होगा, डिस्क्लोज कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये सारी चौरंगियां, तो वो पूरा प्रोसेस चलेगा। पर वो प्रोसेस कब एलिमिनेट हो जाएगा, जब तुम्हें सवाल रिस्ट्रिक्ट कर देगा तुम यहां मौजूद हो। हाँ तो पहले बताओ गेम समझ आई कि कहां पे आके रिस्ट्रिक्ट होना है। तो ये ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस है, किसी को मैं बता रहा हूं कि भाई ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं कि हथियार गोलियां मारना शुरू कर दी, सब लिख दिया, अब उजैन ने बोलो तो खुद समझ इसमें से देखो क्या चाहिए था, सही ना। तो ऐसे नहीं करना, पहले बताओ क्रिस्टल क्लियर है ये बात जो मैंने बताई, सही है। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ। यस ऐसा ही है, वेरी गुड बच्चों, बेहतरीन। ये 18 नंबर का सवाल था, तो ICAW के फाइनल का, ICAW के फाइनल का मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं तो खैर अपनी EY की ट्रेनिंग्स में भी इन्वॉल्व होता हूँ ना, तो ICAW वाले कैसे पढ़ाते हैं, अब वो पूरी मूवी चलाते हैं, मतलब वो नहीं कि तुम लोग उठ के शर्ट उतार के घुमाना शुरू कर दी, वो वाला नहीं, ये मूवी चलाते हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट ऑडिटर से बात कर रही है और वो बात करते हैं, फिर ना पॉपुलेट होकर क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रॉम दीज डिस्कशंस आपने क्या रिस्क आइडेंटिफाई की इंक्वायरीज से। तो मतलब जो तुम्हें इंक्वायरीज की चीजें लिख के दी हुई होती है ना सवाल में, वो बोलते हैं डिस्कशन, वो क्या रियल लाइफ। हालांकि बच्चा खुद बात नहीं कर रहा, पर वो इवैल्यूएशन है कि इन बातों से आपको क्या मिला, बात समझ आई। और फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देगा, फिर बोलेगा कि भाई वीडियो चल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये रेशियोज कैलकुलेट हुए हैं, इससे क्या, तो जो खुद करते हो वो वीडियो में आ रहा होगा। तो देखो दुनिया यहाँ जा रही है, तो मैं बड़ा एक्टिवली फॉलो करता हूँ उनको। यार हमारे यहाँ हो भी सकता है, मतलब अगर मैं भी चाहूँ तो फिर वही बात है कि इसके लिए एनिमेशंस, कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट अगेन पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि जब तक आप उसको पकड़ के नहीं पढ़ाएंगे वो नहीं पढ़ेगा। वो उनके लिए है फाइनल लेवल के लिए कि जो खुद पढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी टीचर्स हैं ऐसे कि जो वो पढ़ाते हैं, वो तो उनका एक मॉडल है, एक वे ऑफ टीचिंग। अब मैं यहाँ पे ये डाल दूंगा ना, तो टीचर की इंटरेक्शन फिर नहीं है। मैं अगेन क्यों एम्फेसाइज करता हूँ बार बार, रिकॉर्डिंग लीस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए तुम्हारे लिए, स्पेशली अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि तुम्हारा इंटरेक्शन नहीं। अब ये अगर मैं नहीं कराऊँ, चलो तुम्हें ये वाला एग्जाम्पल में, तुम लोग सवाल में क्या लिख के आते, गोइंग कंसर्न असम्पशन वैलिड नहीं है ना, तो ये तुम्हें तब पता लगेगा ना जब तुम एक उस्ताद से इंटरेक्ट करोगे। तो मैं अपने पार्टनर से भी बात कर रहा हूँ, फॉर्म में वो यही कहते हैं कि यार जब तक इंटरेक्शन नहीं है ना, तब तक बच्चा सही तरीके से निकाल नहीं सकता पेपर। लग गया तुक्का लग गया, अब इस सवाल में लगाते तुक्का तुम नहीं, गलत होता ना। तो यही कहने का मकसद है। तो भाई अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात में से ना अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम निकालो, कहने का मकसद ये है। क्योंकि मैं जब यहाँ पे अपना टाइम लगा रहा हूँ, बाखुदा मुझे अभी ऑफिस जाना है इसके बाद, और मुझे अपने क्लाइंट्स देखना है। मैं तो, मेरे सर पे तो लिस्टेड कंपनीज का बोझ है, पर फिर भी मैं रात को जाग के तुम्हारी तैयारी करता हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ईजी? जैसे ये कह भी रहा था सर मुझे तो सवाल नहीं मिलते, मैंने छान लिए। तो ये भी तो एक टेक्निक है ना कि आप पैसे लगे हुए मेरे, मैंने पोर्टल खरीदा हुआ है ICAW का, वहाँ से सवालात निकालता हूँ, फिर तुम्हारे हिसाब से करता हूँ, क्योंकि तुम पे एप्लीकेबल होता है क्या पूरा नहीं। तो प्लीज़ यार इसके बेनिफिट लेना है। चलें, अब आपने ये पास करके दिखाना है, ये आपके ऊपर ड्यू है, सही है। खैर अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये काफ़ी है या एक और केस है इसमें? अच्छा, अब आपने जो यहाँ पे बात कही थी सब्सिक्वेंट द ईयर एंड, ये सारी चीज़ें हैं कि इफ डायरेक्टर डज नॉट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ मिस स्टेटमेंट। तो मैं इसको अगर यहीं कंटिन्यू कर दूं, सही है, और लिख दूं इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, ऐसा ही है। अच्छा, इफ डायरेक्टर्स अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन द ऑडिटर will give हाँ, कोर्स ऑफ एक्शन तो फिर सबके ही है ना, कोर्स ऑफ एक्शन तो सबके ही है। हाँ भाई, क्या ये बात मानते हो कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा?
पक्की बात है, अमेंडमेंट के बाद आएगा। चलें जी, और अगर लीगल क्लेम सिग्निफिकेंट हुआ तो ईओएम भी आएगा, पर आप इसमें इतनी हाइपोथेटिकल अजम्पशन नहीं ले सकते कि आपको नहीं पता कि कितना सिग्निफिकेंट केस है, क्योंकि इफ मैटर इज फंडामेंटल फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आई डोंट थिंक कि एक छोटा सा केस अगर वो फाइल कर रहा है तो इसमें कोई इतनी बड़ी आपकी बल्ली है कि आप ईओएम एम्फेसाइज कर रहे हैं। बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ। अच्छा, और इफ डायरेक्टर्स does not amend the financial statements, if directors does not amend the financial statements, then the auditor will give modified opinion, और फिर वही लिख देना कि if impact is considered to be material then, इसमें डिस्क्लेमर नहीं देंगे। नहीं, आप बोलेंगे स्कोप लिमिटेशन नहीं है सर, मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन नहीं है, तो वो हराम है स्कोप लिमिटेशन उस तरफ जाना। अभी आप एडवर्स और क्वालिफाइड पे। अच्छा, स्कोप लिमिटेशन में भी क्वालिफाइड जाता है? नहीं, कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट नहीं, इफ दैट मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल नहीं। पॉसिबल इम्पैक्ट बोलो, पॉसिबल इम्पैक्ट बोलो, पॉसिबल इम्पैक्ट बोलो, ये बोलना है पॉसिबल इम्पैक्ट। पक्का इम्पैक्ट क्यों नहीं पता? क्योंकि सबूत ही नहीं मिला। सही है ना? हम क्या लिखते हैं? एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। बाबू गेम समझ आई? तो पहले ये बताओ, ये सवाल में मजा आया? गेम थी ना सवाल में। अच्छा, अब है रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्सेस लिख लिए तुम लोगों ने? थोड़े से नहीं, पूरी की बात हो रही है, पूरे लिखें जी। शहज़ल सर, इन्वेंट्री पर तो आएगा कैम। अच्छा देखो तकवा, इन्वेंट्री पे कैम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने उस पर ज़्यादा काम किया हो। हाँ सर, क्योंकि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्रोप्रिएट एंड गोइंग कंसर्न को कंक्लूड करना है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, इसलिए खुला करना, बिल्कुल ऐसा ही जानी। सही है। अच्छा, अब एक काम और कर लो, ये तो हो गई इसकी डिस्कशन ना। मुझे खाली एक फेवर करो, ये जो इसके रिस्पॉन्सेज है ना, इसके रिस्पॉन्सेज ना, वो जो ग्रुप है ना हमारा, मैं तुम्हारा भी अनलॉक करता हूँ, कस्टमाइज वैसे ही अनलॉक है। अपने रिस्पॉन्सेज भेजो, मैं एक पे खाली ये कमेंट करके दूंगा कि तुमने सही लिखा है या नहीं लिखा, और फिर अगली क्लास में मैं रिस्पॉन्सेज भी बताऊंगा इसके। सही है? क्योंकि हमारी क्लास आई थिंक 2:30 बजे तक है ना, पर मैं अभी थोड़ा सा मुझे ऑफिस पहुंचना है तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ। पर ये है कि आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये भेजें प्रोसीजर्स। 5 नहीं है ना बेटा, यही तो भंड मारा तुमने। चलो मैं तुम्हें खुला ग्राउंड देता हूँ, एक चीज़ सिखा भी देता हूँ। आपने अगर किसी, अब देखो ये सुन लेना तुम लोग, हाँ ये तुम लोगों ने सुनना है, आपने ये चेक करना है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, तो आपने उसके हर एक प्लान को चेक करना है। अब उसके प्लान किसके अगेंस्ट में होंगे? जितने मसले हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन, अभी टारगेटेड बात करो मेरे से, उसके प्लान किसके अगेंस्ट में होंगे? जितने मसले हैं। पहला कस्टमर चला गया मेजर, तो उसके ऊपर प्रोसीजर कि वो क्या कर रहे हैं कि नया कस्टमर आ रहा है, वो सारी चीज़ें, पहली चीज़। सही है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, एम्प्लॉयज चले गए, उस पर प्रोसीजर। बैंक से बोल रहा है पैसे आ जाएंगे, नया प्रोडक्ट काम करेगा, तो ये तो तुम लोगों ने बेटा जो 5 लिखे ना, ये तो 4 तो मसले हैं, 4 को चेक करने के अलग प्रोसीजर्स हैं। तो आपको आज फिर हिंट दे रहा हूँ, जाओ घर पे 4 हेडिंग्स डालो, लिखो कि इसको कैसे चेक करोगे। बात समझ आई? हाँ, 2 3 ही आएंगे, पर आएंगे तो सही ना, पर यू कैन नॉट से कि 5 हैं। बैंक को कैसे वेरीफाई करेंगे आप? सब्सिक्वेंट नहीं, एक बता देता हूं, आप कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेंगे बिटवीन बैंक एंड द कंपनी, कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन बैंक एंड द कंपनी, वहां से आपको इंटेंशन पता लग जाएगी। बात समझ आ रही है? सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट देख लेंगे, पैसे आए या नहीं आए। नहीं, डेट देखो, फिर ये गलत बात, डेट कोवेनेंट्स, डेट कोवेनेंट्स का यहां पे ताल्लुक ही नहीं है मेरा मुन्ना। कहां है डेट कोवेनेंट्स? ब्रीच हुए हैं, आप टारगेटेड नहीं लिख रहे। देखो मैंने, अच्छा इस पूरे सवाल में मेरी बात का जवाब दे दो, इस पूरे सवाल में मैंने ये कहा कि लॉन्ग टर्म लोन को वेरीफाई करो। मेरी बात का जवाब दो, क्या मैंने ये कहा लॉन्ग टर्म लोन को वेरीफाई करो? मैं क्या कह रहा हूं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या नहीं है, इस पे क्या लिखोगे ये बताओ।
तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है अगर, या है अगर, तो उसके मैनेजमेंट के प्लान्स होंगे, और प्लान्स किसके अगेंस्ट में होंगे? जो मसले हैं। तो मसलों को वेरीफाई करो ना। यहाँ पे लोन का मसला ही नहीं है। लोन का मसला कब होता? जब आप कहते हैं डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो चुके हैं, तो होता ना। यहाँ पे तो मसला ही नहीं है। मसला ये है कि रीफाइनेंसिंग नहीं हो रही है। तो अगर रीफाइनेंसिंग होगी तो मेरे पास कैश आ जाएगा, कैश आ जाएगा तो बिजनेस चल पड़ेगा, कैश नहीं आया तो बिजनेस नहीं चलेगा। यही तो सिखाना चाह रहा हूं। बात समझ आ रही है? तो अगर डेट कोवेनेंट्स की रीकैलकुलेशन, तो कोई तुकी नहीं बनती ना। चलो डेट कोवेनेंट्स की रीकैलकुलेशन कर ली, इससे क्या मिल रहा है? वैसे जवाब दो। नहीं, ऐसे जवाब दो, इससे क्या सबूत मिल रहा है कि कंपनी चल पाएगी? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कंपनी के तो वैसे ही ठुके हुए, तो गोइंग ये रीचेक करके क्या फायदा कि भाई डेट कोवेनेंट्स ब्रीच है या नहीं है। मसले तो इसके अलावा है। बात क्लियर है? तो ये तब होता है कि जब आप, अच्छा देखो, ये जो बच्चा कह रहा है ना कि गोइंग कंसर्न के लिए मैं डेट कोवेनेंट्स चेक करूँ, वो एक तरीका बताता हूँ, तब चेक करोगे। जब आपने डेट कोवेनेंट अभी ब्रीच कर लिए हो, डेट इमीडिएटली रीपेबल हो जाएगा। सही है? फिर मैनेजमेंट कह रही है हमने बाद में सही कर लिया है। तो अगर बाद में तुमने डेट कोवेनेंट सही कर लिया, तो बाद के जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स होंगे ना, तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स पे डेट कोवेनेंट चेक करना कि उस वक्त अगर जो प्रोजेक्शन बनाई है उसमें भी डेट कोवेनेंट सही है या नहीं है, वो तब एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? तो यानी आपको फिर एक मौका दिया। हाँ, तो आप वो प्लीज़ ग्रुप पे भेजें rather than सेंडिंग इट टू मी पर्सनली। तो मैं वहीं पे ही बोलूँगा, वहीं पे जलील करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा और फील हो कि क्या गलती की है। सही है? प्रॉपर, बिल्कुल। तो शेयर होल्डर ने तो मना कर दिया ना। अब जब शेयर होल्डर ने मना कर दिया तो उस पर आप क्या कर सकते हैं? आप भाई तो मना ही कर दिया ना, ऐसा ही है। चलें चलें जी, मैं सब यहाँ पे मैं ग्रुप पे खोल देता हूँ। सही है जी, चलें, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।